जय हिंद। स्वागत है आपका। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और कुछ क्वेश्चन किया था। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा कलेक्शन है वो कितने दिनों का किया जाता है और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या है, इसका रेफरेंस पीरियड 365 डेज यानी कि 365 दिनों के लिए निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद से कुछ डेली करंट स्टेटस पे भी अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हैं, रेफरेंस पीरियड 1 डे, एक दिन की अवधि के लिए। और वीकली भी स्टेटस करंट स्टेटस निकालते हैं जो 7 दिन की अवधि के लिए। देखिए क्या है कि अगर एक दिन की अवधि के लिए क्या है, एक दिन की अवधि के लिए अगर कोई इंसान 4 आवर्स या इससे ज्यादा एक दिन में वर्क काम कर रहा है तो वो क्या है, रोजगार है। किसके श्रेणी में रखेंगे, वो रोजगार की श्रेणी में रखेंगे। कितना, अगर एक दिन में 1 डे में 4 घंटे या उससे अधिक का काम कर रहा है तो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा, वो रोजगार की श्रेणी में आएगा। और 365 दिन के लिए क्या है, 365 दिन के लिए जो यानी कि एक साल में 365 दिन में कितना दिन वो काम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आएगा, 182 दिन। कहीं कहीं 183 दिन भी ऑप्शन में आ सकते हैं। तो 183 दिन कितने दिन में, 365 दिनों में अगर कोई व्यक्ति 182 दिन या 183 दिन तक काम कर रहा है, उसको काम मिल रहा है तो वो क्या है, एम्प्लॉय है, रोजगार है। अगर इससे कम काम मिल रहा है, उसको इससे कम काम मिल रहा है तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है यानी कि बेरोजगार है। तो क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एक साल में व्यक्ति का रोजगार होने के लिए कितने दिन की काम करने की आवश्यकता होती है। तो 183 दिन, मिनिमम 183 दिन काम कर रहा है तो वो रोजगार है, बेरोजगार नहीं है। अगर इससे काम कर रहा है तो बेरोजगार है। और एक दिन के लिए, तो एक दिन में कितने घंटे काम करेगा तो वो रोजगार होगा, 4 घंटे या 4 घंटे से अधिक का काम कर रहा है तो वो रोजगार की श्रेणी में आएगा। अगर इससे कम का काम कर रहा है तो बेरोजगार की श्रेणी में आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो बेरोजगारी की आंकड़े का स्रोत होता है वो कहाँ, इसका डेटा कलेक्ट होता है, ये कहाँ होता है, एनएसएसओ में, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। फिर ये जो रोजगार डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार महानिदेशालय, एक और है एनएसएसओ के बाद से एक और है रोजगार महानिदेशालय द्वारा। दो जगह अगर ऑप्शन आएगा तो ये, नहीं तो ऑप्शन अगर दूसरा दिया रहेगा रोजगार महानिदेशालय तो ये होगा। अब जो सेंसर रिपोर्ट जनगणना जो रिपोर्ट करती है, जनगणना का भी रिपोर्ट भी एनएसएसओ के द्वारा ही ये निकाला जाता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, स्टैटिक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। ये जो डायरेक्टर और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, श्रम और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री के द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और सेंसर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो सेंसर जनगणना है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि एनएसएसओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय। और सेंसस जो जनगणना है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स के द्वारा के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था, तो इसकी अवधारणा मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है, इसकी अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है, मिल्टन फ्रीडमैन दिया था। और फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने ही घर्षण और संरचनात्मक बेरोजगारी की कॉन्सेप्ट दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन ही। फिर बेरोजगार दर, यदि प्राकृतिक बेरोजगार दर के समान दर हो तो, यदि बेरोजगारी दर यदि प्राकृतिक बेरोजगार दर के समान हो तो क्या होता है, मुद्रास्फीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से,
यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो, बड़ा हो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से, तो जो इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज होता है, यानी मुद्रास्फीति दर में कमी होती है। मुद्रास्फीति दर में कमी कब होती है, इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज कब होता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से। यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, किससे कम हो, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से, तो मुद्रा स्फीति क्या होगी, में वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज होगा। अब एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ा हो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से, तो उस समय इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज होगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से, तो उस समय इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होगी। अब हम देखेंगे कि ये कॉज क्या है, बेरोजगारी का कॉज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है। तो पहला कारण है जनसंख्या में अधिक वृद्धि। जैसे हमने गरीबी का भी पहला कारण देखा था कि जनसंख्या में वृद्धि, तो जनसंख्या में अधिक वृद्धि होगी तो सबको रोजगार पाना पॉसिबल तो नहीं है, और अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग रोजगार पाना तो और पॉसिबल नहीं है। तो पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा कारण है कुशलता की कमी, लैक ऑफ स्किल्स। तीसरा कारण है हाई इनकम इनइक्वालिटी, आपने देखा है कि भारत में कितना इनकम इनइक्वालिटी है। चौथा कारण है कृषि पर अधिक निर्भरता, जब कृषि पर अधिक निर्भरता रहेगा तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा। पांचवा कारण है कम औद्योगिक समृद्धि दर, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। फिर अगला कारण है इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट, अपर्याप्त निवेश। फिर अपर्याप्त जॉब अवसर, जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो जॉब अवसर की कमी होगी, तो ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का कि अपर्याप्त जॉब अवसर। फिर उत्तम शिक्षा में कमी, जब वो अच्छे सा वेल एजुकेटेड इंसान नहीं रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर कम आर्थिक समृद्धि विकास, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सबसे बड़ा कारण ये भी है कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अकुशल आर्थिक नियोजन, ये सारे कॉज हैं, किस चीज के कॉज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है, ये ध्यान देने हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये उत्तरदायी है। कौशल का अभाव, ये भी उत्तरदायी है, इसी की वजह से तो बेरोजगारी बढ़ती है। जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये भी उत्तरदायी है। कौन सा उत्तरदायी नहीं है, ये नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी को मापने के लिए वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण के तहत एक व्यक्ति को पूरे दिन के लिए नियोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उसे 4 घंटे या 4 घंटे से अधिक का काम प्राप्त हो, यानी कि 4 घंटे दिन के दौरान 4 घंटे या उससे अधिक का काम। हम अभी हमने पढ़ा था कि एक दिन में 4 घंटे या उससे अधिक, और एक साल में 182 या 83 दिन का काम मिला हो एक साल में, तो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रधान स्थिति, मतलब यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। सामान्य सहायक स्थिति, यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस, और सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति के दृष्टिकोण का उपयोग किस माप में किया जाता है? क्या जीडीपी में किया जाता है? नहीं। क्या इन्फ्लेशन में किया जाता है? नहीं। क्या सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट में किया जाता है? नहीं। किस में किया जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट में किया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राकृतिक बेरोजगारी दर की कौन सी अवधारणा सही है? प्राकृतिक बेरोजगारी दर बोल रहा है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा है? घर्षणात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, ये है फ्रिक्शनल एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है स्ट्रक्चर एंड साइक्लर अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल साइक्लर एंड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन क्या बोला? प्राकृतिक बेरोजगारी। तो प्राकृतिक बेरोजगारी दर क्या है? ये घर्षणात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से बेरोजगार। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही? इसके पास बचत क्षमता होती है? नहीं। इसके बाद निवेश क्षमता होती है? नहीं। यह उत्पादन का विस्तार करने का स्रोत है? हाँ। यह सामाजिक असंतोष का स्रोत है? नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? यह उत्पादन का विस्तार करने का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अवधारणा का प्रयोग भारत में बेरोजगारी मापने के लिए नहीं किया जाता है? बेरोजगारी मापने के लिए नहीं किया जाता है। यूजुअल प्रिंसिपल, ये किया जाता है। साप्ताहिक स्थिति, ये भी किया जाता है। दैनिक स्थिति के लिए भी किया जाता है। वार्षिक एनुअल क्या पूछा? नहीं किया जाता है।
भारत में बेरोजगारी, तो ये वार्षिक स्थिति का नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं है, नहीं ये गलत है। कोई आवर्ती बेरोजगारी नहीं है, ये भी गलत है। नो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है, ये सही है। जहाँ पूर्ण रोजगार होगा वहां पे कोई बेरोजगारी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी जाल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या है? एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए सॉरी एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है। हाँ ये सही है। एक ऐसी स्थिति जहां लोग बिना उचित नौकरी अनुबंधन के अनौपचारिक रूप में से काम कर रहे हैं और इस प्रकार कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, ये गलत है। यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है और जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में है या नौकरी के बीच स्विच करता है, नहीं ये भी नहीं है। यह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों का नुकसान, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला क्वेश्चन है, रोजगार संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से प्राप्त किए जा सकते हैं भारत की जनगणना रिपोर्ट द्वारा, हाँ सेंसस द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर एनएसएसओ द्वारा, हाँ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ही डेटा कलेक्ट करती है। फिर थर्ड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार महानिदेशालय, ये भी है। तो यानी तीनों है, तीनों ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक बेरोजगारी दर और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के बीच मुख्य अंतर क्या है? वास्तविक बेरोजगारी दर पूछ रहा है और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के बीच में मुख्य अंतर क्या है? प्राकृतिक दर में चक्रीय बेरोजगारी शामिल होता है जबकि वास्तविक दर में शामिल नहीं होता, ये गलत है। प्राकृतिक दर एक दीर्घकालिक अवधारणा है जबकि वास्तविक दर अल्प अवधि में उतार चढ़ाव करती है, हाँ ये सही है। प्राकृतिक दर हमेशा वास्तविक दर से कम होती है, ये गलत है। प्राकृतिक दर सरकारी नीति द्वारा निर्धारित होती है जबकि वास्तविक दर नहीं, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की परिकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा था मिल्टन फ्रीडमैन ने। किसने किया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने। ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की परिकल्पना का समर्थन किसने किया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षित होगा कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी। हाँ, कब बढ़ेगी? जब वास्तविक बेरोजगारी दर की प्राकृतिक दर से कम होगा। मतलब कि जो वास्तविक बेरोजगारी दर है ये कम होगा, किससे कम होगा? प्राकृतिक बेरोजगारी दर से। तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी, अभी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी उच्च न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को संदर्भित करती है जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रखती है। तो क्या स्ट्रक्चरल? नहीं। ये प्रश्न नहीं। प्राकृतिक? हाँ। फ्रिक्शनल? नहीं। तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी की प्राकृतिक दर में शामिल नहीं है? ये देखना है, प्राकृतिक दर में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा शामिल नहीं है? ये घर्षणात्मक, संरचनात्मक, चक्रीय, ये शामिल नहीं है। चक्रीय चक्रीय प्राकृतिक बेरोजगारी दर में शामिल नहीं है। तो हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट, देखा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके डेटा कैसे कलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। और PYQ भी सॉल्व किया अच्छे से, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ये सारे PYQ हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट इकोनॉमी का नया टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।